ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली है क्या? लोगों को लगता है ना जेपेक्स, स्किलसॉफ्ट क्या चीज़ है? लोगों में आती क्यूरियोसिटी रहती है, तो ये है क्या? उसकी एक सरल भाषा में आप एक बार बताएं क्या चीज़ है? ठीक है। सो अगर सरल भाषा की हम लोग बात करते हैं तो जेपेक्स स्किलसॉफ्ट बेसिकली लोगों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ एंगेज करता है। आप अगर ए टू जेड समझ रहे हैं पर आपको ये नहीं पता ये ए टू जेड मेरे को कैसे काम में लेने हैं, तो वो ए टू जेड समझना बेकार है। बट अगर मैं आज ए टू जेड समझ रहा हूँ और मेरे को ये पता है कि ये मेरे को इस जगह पे काम आएगा, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जब मैं जॉब करने जाऊंगा या जब मैं कोई चीज नई स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता होगा ना कि मेरे को ग्राउंड रूट से कैसे स्टार्ट करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो जेपेक्स वो काम करता है। आज के टाइम पे 99% यूथ क्या है, वो सोशल मीडिया से और जितने ये प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हाँ, सोशल मीडिया से तो ही है, ठीक है। और हालांकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 99% सोशल मीडिया जो है वो फेक चीजें दिखा रहा है। के देशों के छात्र इसको पसंद कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। नई शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जेपेक्स स्किलसॉफ्ट है वो नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे सारे बहुत सारे आर्टिकल हम लोगों ने देखे हैं। तो क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह ये है धीरज जी कि सबसे पहले तो प्राइस कंस्ट्रेंट ले लो। ठीक है। अब मैंने बोला था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो कोर्सेज हम लोगों ने इस पर डेवलप करे हैं, जो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स के साथ में जो इम्प्लीकेशंस हैं यहाँ पे जी, वो स्टार्ट होती है मार्केट में। अगर मैं बाकी चीजों को कंपेयर करूं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को कंपेयर करता हूं जिसमें वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे रहा है, वो केवल रिटन थियरी या एक लाइव लेक्चर के साथ में पढ़ा रहा है, वो बच्चे को सॉफ्टवेयर सिखा ही नहीं रहा। अब मैं वो 5 लाख रुपए की चीज को अगर मैं यहाँ पे बच्चे को 10,000 रुपए में दे रहा हूँ, जिसमें कि वो चीज प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आती है, जिसमें कि वो चीज उसे सॉफ्टवेयर एनालिसिस समझाती है कि वो सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे काम करेगा। पैसा जो कमाएगा आदमी, वो पैसा आज है कल नहीं है ना। तो वो पैसा कमाना मोटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी मोटिव होना चाहिए कि जो हमारा एंड गोल है। जैसे मेरा एंड गोल था कि मैं लोगों के काम आ पाऊंगा इस सॉफ्टवेयर के साथ में, मैं किसी को जॉब प्रोवाइड करवाऊंगा। हाँ, लोगों का भला कहीं ना कहीं हो पाए वो सारी सब चीजें कहीं ना कहीं। ठीक है। और अर्निंग जो होती है वो आपके साथ आती जाती है, पैसा आपको फॉलो कर लेगा जब आपका गोल ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा होता है, कभी कुछ गलत कर रहे हैं पिताजी, जैसे कहते हैं पिताजी कान खींचने वाली बात, कभी ऐसा होता है क्या? पिताजी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जरूरी नहीं है कॉलेज की डिग्रियां होना। ठीक है। जरूरी नहीं है आप लोगों के पास में गाइडेंस होना। आपका विलिंगनेस और आपकी विल पावर कितनी है किसी काम को करने की, और आप कितनी बार गिर के खड़े होने के लिए रेडी हो। आज के दौर में युवाओं का दिशाहीन होना और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यूथ को लेकर के तमाम तरह के परसेप्शन आज के सिनेरियो में बने हुए हैं। लेकिन साथियों, आज के इस पॉडकास्ट में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो यूथ होने के साथ साथ उन्होंने आज की जो नई पीढ़ी है उसको एक नई प्रेरणा देने का काम किया है। यूथ कैसे खुद का बिजनेस व्यापार करें, हम कैसे तरक्की करें, परिवार के बारे में सोचें, तो इन सारे मापदंडों को नेत रखते हुए उन्होंने अपना खुद का कार्य किया, बिजनेस व्यापार किया। और इतना ही नहीं, अपना खुद का व्यापार करने के अलावा उनकी जो सोच है उस सोच में अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ नया करने का जो जुनून है, अपनी जो यूथ है, युवा पीढ़ी, उसको करने के लिए कुछ ऐसा नया करने का जो जुनून है वो उनके अंदर लगातार जारी है। तो ऐसे ही एक शख्सियत शुभम उपाध्याय को आज हमने इनवाइट किया अपने इस पॉडकास्ट में। तो शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे इस चैनल में। थैंक यू धीरज। जैसा कि शुभम जी पता है आपके बारे में, हमने बहुत सारी चीजें देखी, बड़ी स्टडी करी है आपके बारे में, तो आया कि आपने एक अपनी जेपेक्स स्किलसॉफ्ट कंपनी बनाई है और अपना सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप किया है, तो वो जो सॉफ्टवेयर आपका देश दुनिया में पहचान बनाई हुए है, कई देशों तक आप उसकी पहुंच है आजकल। तो हम शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली है क्या? लोगों को लगता है ना जेपेक्स स्किलसॉफ्ट क्या चीज है, लोगों में आती क्यूरियोसिटी रहती है, तो ये है क्या? उसकी एक सरल भाषा में आप एक बार बताएं क्या चीज है। ठीक है। सो अगर सरल भाषा की हम लोग बात करते हैं तो जेपेक्स स्किलसॉफ्ट बेसिकली लोगों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ एंगेज करता है। अच्छा, ठीक है। जैसे हम लोग एक छोटी सी एक एग्जाम्पल थ्योरी के साथ काम करते हैं जी, कि हम लोग अगर नॉर्मल कॉलेजेस की बात करते हैं, स्कूल्स की बात करते हैं, तो हम लोग साइंस पढ़ते हैं जी, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स मेरा बीटेक में भी काम आता है, पढ़ाई में वहां पे पढ़ाया जाता है। वो मैथमेटिक्स मेरा अल्टीमेटली जब मैं जॉब करने जाता हूँ वो कितना काम आ रहा है,
जी बिल्कुल। क्या वो कैलकुलस या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ वो मेरे को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कितना यूज आ रहा है? हाँ बिल्कुल नहीं है, तो बोरियत भी रहती ना है के लोगों को। बराबर है। बच्चे का मन वहां पे अगर उस चीज में नहीं लग रहा तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसे उसका इम्प्लीकेशन समझ नहीं आ रहा है कि वो प्रैक्टिकली उस चीज को कहाँ यूज करेगा, वो उसे कब यूज आएगी। जेपेक्स क्या करता है? जेपेक्स का सॉफ्टवेयर बेसिकली लोगों की लर्निंग एनालॉजी जो होती है उसे प्री डिफाइन करता है। अच्छा। ठीक है। सो अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूं कि अगर मैं किसी एक बच्चे का टेस्ट ले रहा हूँ उसकी पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है, तो जब मैं उसकी पर्सनालिटी को जानूंगा तब मेरे को समझ में आएगा ना कि उस बच्चे में क्या खूबियां हैं और मैं उसे उस तरीके से गाइड करूंगा। ठीक है। सो एक बेसिकल टीचर का काम क्या होता है? वो पहले अपने बच्चों को समझेगा, उसके बाद उन्हें जब गाइड करेगा वो, तो वो बेटर वे में डायरेक्ट कर पाएगा उन बच्चों को। ठीक है। जैसे अगर आप हैं, आपका एक सिनेरियो कि आपको मीडिया पसंद है, तो आपने अपना काम इस क्षेत्र में बढ़ाया। अब मेरा डेवलपमेंट कोर्सेज है, तो जब मैं डेवलपमेंट की साइड में आता हूँ तो मेरे को कंप्यूटर एनालिसिस थोड़ा सा पसंद है, या जो है कि वर्ल्ड एनालिसिस जो है या इकोनॉमी जो है वो मेरे को थोड़ा सा हाइप देती है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जैसे जो जेपेक्स आपका सॉफ्टवेयर है तो वो जो स्टूडेंट उनकी काउंसलिंग करता है, एक तरीके से ये कह लें हम। काउंसलिंग नहीं करता। बेसिकली काउंसलिंग एक बहुत छोटा सा शब्द हो जाता है, बिकॉज काउंसलिंग है, काउंसलिंग एक इंसान करता है। सॉफ्टवेयर कभी काउंसिल नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर आपको उस चीज को प्रैक्टिकली समझाएगा। ठीक है। जैसे अगर आज मैं A to Z समझ रहा हूँ जी, ठीक है, या आप अगर A to Z समझ रहे हैं पर आपको ये नहीं पता ये A to Z मेरे को कैसे काम में लेने हैं, तो वो A to Z समझना बेकार है। बट अगर मैं आज A to Z समझ रहा हूँ और मेरे को ये पता है कि ये मेरे को इस जगह पे काम आएगा, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जब मैं जॉब करने जाऊंगा या जब मैं कोई चीज नई स्टार्ट करूंगा तो मुझे पता होगा ना कि मेरे को ग्राउंड रूट से कैसे स्टार्ट करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो जेपेक्स वो काम करता है। अच्छा, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं स्टार्टअप में कह सकते हैं उनके लिए सहयोगी है। हाँ, वो तो इसकी जो startup आधार culture सलाह में- आपने जैसे शुरुआत करी तो वो कैसे, कहाँ से आया ये सारा मोटिव, इस तरीके से हम कह सकते हैं। सो लाइक मैं अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ। जब मैंने एजुकेशन ली थी तो आई वाज पास्ड आउट फ्रॉम एन ICSC बोर्ड स्कूल। तो ICSC बोर्ड स्कूल से पास आउट होने के बाद में वी आर प्रीटी मच इनटू क्वाइट थिंक कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने वो चीज देखी थी, वो कल्चर देखा था कि जहाँ पे पर्सनालिटी के ऊपर काम होता था। ठीक है। बट वो केवल पर्सनालिटी उस चीज को डेवलप नहीं करेगा ना, वो कहीं ना कहीं तो बाकी चीजें भी चाहिए पर्सनालिटी के साथ में। कहीं ना कहीं आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। तो धीरे धीरे करके एजुकेशन आगे बढ़ता है। तो वहां पर क्या होता है ना कि मैंने अपना खुद का जो करियर था वो करियर ब्रेक भी स्टार्ट करा था एक एडटेक कंपनी से, बायजूस के साथ। जब बायजूस के साथ मैंने काम करा तो वहां पे मैंने देखा कि वो बायजूस उस टाइम पे इंडिया का पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर काम करता था। अच्छा, ठीक है। और जो बच्चों की लर्निंग पैटर्न जो था, जैसे अगर मैंने उन्हें क्वेश्चंस दिए 5, वो कितनी देर में उन क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है बच्चा, कितना टाइम लगा रहा है और किस किस पॉइंट को वो मेंशन कर रहा है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट क्वेश्चनर प्रिपेयर होता था वहां पे। अच्छा, उससे तो उसके माइंड का ग्रोथ देखते हुए उसके आगे की पैटर्न डिसाइड होएगा कि ये बच्चा इस चीज में 5 मिनट लगा रहा है, तो इसे 5 मिनट से कम और इसका लेवल एक बढ़ा के कैसे लाना है। ठीक है। तो ये चीज मैंने वहां पे देखी कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि वो चीज उस टाइम पे इंडिया में नहीं थी। अब धीरे धीरे करके वहां पे क्या हुआ कि वो चीजें बच्चों की हेल्प तो कर रही थी, बट फिर वहां पे इनोवेशंस कुछ ज्यादा नहीं थे। अच्छा, ठीक है। वो चीज वहां पे स्टक हो गई, वो रुक गई। क्यों? क्योंकि वो चीज केवल और केवल पैसा कमाने की ओर प्रेरित हो गई। वो अल्टीमेटली सोसाइटल जो गोल था एजुकेशन का, या जैसे कहते हैं ना हम लोग कि एजुकेशन को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। सही बात है। एजुकेशन तो ठीक है, वो हर एक का हक है। तो जब व्यापार बन जाती है कोई चीज, वो चीज केवल और केवल मॉनेटरी टर्म्स पे चली जाएगी। हम लोग अपने सोसाइटल इम्पैक्ट भूल जाते हैं। और मेरा बेसिक फंडा ये था कि मेरे को कोई एक एजुकेशन पैटर्न उन लोगों के लिए अवेलेबल कराना है जो लोग उतना पैसा नहीं दे सकते। नहीं, तो अभी जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें से क्या मिलता है? मतलब छात्रों की बात कर ले, एक आम छात्र उसको क्या मिल रहा है आपके सॉफ्टवेयर से? ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे की बात करता हूँ, वो फर्स्ट क्लास का बच्चा आज के टाइम पे स्कूल्स में क्या सीख रहा है? ठीक है। वो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख जाएगा, मैथमेटिक्स सीख जाएगा, थोड़ा बहुत उसे साइंस का नॉलेज आ जाएगा, एनिमल्स वगैरह और प्लांट्स वगैरह ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं। दूसरी चीज, उसे प्रैक्टिकली नहीं समझाया जाएगा। ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये ग्लासेस रखे हुए हैं तो ठीक है। अब आप जो ये वाला ग्लास है इसे कैसे देखेंगे? अब ये वही वाली थियरी है कि या तो मैं इसे आधा खाली देखूंगा या मैं इसे आधा भरा हुआ देखूंगा। ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, या
आज के टाइम पे 99% यूथ क्या है वो सोशल मीडिया से और जितने ये प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हाँ, सोशल मीडिया से तो ही ठीक है। मोस्टली। और हालांकि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि 99% सोशल मीडिया जो है वो फेक चीजें दिखा रहा है। ठीक है। तो जब मैं फेकनेस को रियलिटी से हटाऊंगा तो वो चीज बच्चों के हेल्प आएगा। फिर वो बच्चों को थोड़ा सा मदद करेगा उनके करियर को बढ़ाने में। दूसरी चीज, मैं नहीं चाहता कि पहली क्लास से या 5वीं क्लास से या 10वीं क्लास से बच्चे के ऊपर वो प्रेशर डल जाए कि नहीं इस बच्चे को हमें ये बनाना है। जो आमतौर पर पेरेंट्स या आमतौर पर जो उसकी सोसाइटी है वो ये एक मिथ बना देती है कि हमारा बच्चा 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, उसने हाई स्कूल कर लिया या 10th कर लिया, तो अब तो ये इंजीनियर बनेगा या साइंस स्ट्रीम में आएगा या फिर ये कॉमर्स लेके सीए बनेगा। अच्छा ठीक है, अब इस चीज का थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, क्यों हम लोग सीए, इंजीनियर्स या डॉक्टर्स पे ही सीमित है। अगर मैं आज बात करता हूं कि एक नॉर्मल सी एक टेक्निकल की बात करता हूं तो आईटी सेक्टर में काफी सारे अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ डॉकर कुबरनेटिक्स है, ये एक ऐसी स्किल है जो हर आईटी इंजीनियर को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आना चाहिए, बट वो हमारे कैंपसेस में या जितने भी इंडिया के अंदर कॉलेज है उसमें काफी कम फोकस किया जाता है उसके ऊपर। अच्छा। ठीक है। बशर्ते अगर कोई सीएस ब्रांच से कर रहा है, जैसे कंप्यूटर साइंस से कोई अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर रहा है, तो भी उसे उसका इतना डिटेलिंग में नहीं बताया जाता है। ठीक है। बट अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई अच्छा 10 लाख रुपए खर्च करके बीटेक करता है, 4 साल लगाता है, वो 10 लाख खर्च करने के बाद में अगर वो 3 लाख 3.5 लाख या 5 लाख रुपए के पैकेज पर साल में जा रहा है, तो मुझे लगता है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो तो उसे 3-4 साल लग जाएंगे अपना पैसा ही वापस वसूलने में, आराम से लग जाएगा, है ना। तो इससे बेटर ये है ना कि मैं उसे कोई ऐसी चीज सिखाऊंगा जहां उसका स्टार्टिंग पैकेज 8-10 लाख रुपए हो जाएगा। तो डॉकर कुबरनेटिक्स का जो इंडियन एवरेज है वो है लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ की, जिस इंसान को इस स्किल में मास्टर्स है। ठीक है। सिमिलरली और भी ऐसे ही कई सारे और सेगमेंट्स हैं जहां पर उन चीजों को सीखने से मैं एक प्रॉपर डिग्री होल्डर से ज्यादा क्रेडिबल हो जाता हूं जॉब लेने के लिए। तो मेरा मोटिव ये है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो निचले वर्ग का हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो लाइक एक आमतौर पर जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वहां से आते हैं, मतलब उसकी स्किल डेवलप करना सबसे बड़ी चीज है कि उसकी स्किल आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरे को अपना रोजगार कैसे लेना है, यही सबसे बड़ा मोटिव है मेरा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया बायजूस में जैसे काम करते थे उसके साथ में, तो आपने लगा कि उसकी चीजें वो एक तरीके से रुकी हुई है की जगह पे हैं, बिल्कुल, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब आपने कभी ऐसा नहीं होता ना, हम लोगों को सलाह दें कि भाई आप इसमें बदलाव करिए सारी सब चीजें, सो बायजूस नहीं, तो आपने अपना ही क्यों चुना कि मैं अपना खुद का ही करूंगा बायजूस के साथ में? ठीक है, उनसे कुछ अमेंडमेंट करवा लेते, ये भी चीजें हो सकती हैं। अगर हम लोग इस चीज पे बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है धीरज जी कि हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय जी, ठीक है, तो मैं किस हद तक वहां पे बोल सकता हूँ या किस हद तक मैं चीजों को संभाल सकता हूँ वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। हालांकि मैं जब बायजूस में था सो आई वाज एट अ सीनियर वीपी लेवल, मैं वहां पहुंच चुका था, एक एवीपी हुआ, फिर उसके बाद वीपी पहुंचा, एक्सपेंशन हेड हुआ, तो चीजें कंट्रोल में थी, बट उस हद तक कंट्रोल में थी जब तक ये नहीं पता था कि यहाँ पर वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर चला ही कोई और रहा है। अच्छा, ठीक है। तो वो पैटर्न्स वहां पे बदल जाते हैं जब आप चीजों को सुधारना तो चाहते हो, बट वहां पे सुधारने के लिए वो चीजें आपको ऊपर नहीं बढ़ने देती हैं। दूसरी चीज, मैं जिस माइंडसेट के साथ आता हूँ ना, सो लाइक मैं आता हूँ एक मध्यम वर्गीय परिवार से जी। तो मध्यम वर्गीय परिवार में आप सारी चीजें देखते हो, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स का स्ट्रगल देखते हो, बाकी सारी छोटी छोटी चीजों के लिए आप देखते हो कि हाँ ठीक है वहां पे मेहनत है, और जब मेहनत करके कोई इंसान आगे बढ़ता है ना, या वो देखता हुआ आगे बढ़ता है कि हाँ ठीक है मेरे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी है मेरे लिए, तो उसका एक अंदर से एक जो इनर इंस्टिंक्ट जैसे हम लोग कहते हैं, तो वो आता है कि यार मैं ना गलत का साथ नहीं दे सकता। सही बात है। ठीक है। और जब गलत का साथ नहीं देना है और किसी का सुनना नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जर्नी है, या वो केवल बना ही उन लोगों के लिए है मेरे हिसाब से जो किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहते, जो एक अपना थॉट प्रोसेस लेके आते हैं कि मुझे ये चीज बनानी है या मुझे ये बिजनेस करना है, मैं इस बिजनेस से इस गोल को अचीव करूंगा, अपने को, सोसाइटी को ये चीज मैं प्रोवाइड करूंगा, और फिर उसके बाद मेरा काम खत्म, फिर मैं कुछ और देखूंगा।
ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लोग इस चीज पे आते हैं, अपना एक जर्नी लेते हैं ना, तो मेरा बेसिक कंसेप्ट वही था बस कि मेरे को जो जर्नी है, मेरा जो सफर है वो जारी रखना है। अच्छा, लगातार जारी रखना। तो कहीं ना कहीं इसमें योगदान जो रहा, मैं कहता हूँ आपके परिवार का या माता पिता की प्रेरणा, जो आपने उनकी मेहनत देखी, इंस्पिरेशन, वो चीज़ आपको वहाँ से मिली। अच्छा, अब क्या होता है, चूंकि बेरोजगारी को लेकर के एक बात होती है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने डिग्री डिप्लोमा ले ली है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका जो काम है वो इसी दिशा में है कि लोगों के पास में मास्टर्स है या कोई ग्रेजुएट है, लेकिन उनका स्किल डेवलप नहीं हुआ, जानकारी नहीं है, तो वो कोई उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। अपना खुद का कोई व्यापार भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा चैलेंज यूथ के सामने आता है, जैसे आपने कहा अपना स्टार्टअप आपको शुरू करना है, तो फंड का सबसे बड़ा इशू आता है। अब आप जैसे जैसे आप मध्यवर्गीय परिवार से हैं, तो बहुत अधिक परिवार से भी आपको बड़ी मात्रा में फंड नहीं मिल सकता है, बिल्कुल। वो चैलेंज आपने भी फेस किया हुआ, तो कैसे फिर कहाँ से फंड जुटाया आपने काम के लिए? ठीक है, क्या होता है ना धीरज जी कि हम लोग जब किसी कॉज के लिए काम करते हैं ना, जी। मतलब जैसे मान लेते हैं अगर हम स्टार्टअप जर्नी की बात कर रहे हैं, जैसे आपने सवाल करा, तो स्टार्टअप जर्नी क्या होता है ना, वो अपने आप में ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको बाकियों से तो बाद में लड़ना है। हाँ, वो सबसे पहले तो जो खुद के अंदर की लड़ाई है, हाँ, उससे जीतना है आपको पहले कि यार क्या मैं अपनी सेटल्ड चीज को छोड़ के फिर मैं इस चीज में आऊंगा जिसमें मैं अपना टाइम भी लगा रहा हूँ, अपने रिसोर्सेज भी लगा रहा हूँ। फिर हर बच्चे से उसके पेरेंट्स की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो जब वो मैं उन एक्सपेक्टेशंस को भी साइड में रख रहा हूँ उस टाइम के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को भी साइड में रख रहा हूँ, जो एक बच्चे से, एक हम उम्र बच्चे से एक एक्सपेक्टेशंस होती है, बिल्कुल रहती है आमतौर पर, ठीक है। तो मैं उस चीज को भी साइड में रख रहा हूँ वहां से, और जब उस चीज को मैं साइड में रख रहा हूँ, तो सबसे बड़ी लड़ाई तो मेरे अंदर चल रही है ना वहाँ पे, या किसी भी ऐसे इंसान के अंदर चलेगी जो इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है। कि क्या अगर उस लड़ाई को मैं जीत गया, फिर आलोचना, विवेचना, मान सम्मान, बड़ा छोटा, वो कुछ मैटर नहीं करेगा किसी के लिए भी। फिर जो चीज अंत में जो मैटर करती है वो ये है कि मेरे आंखों के सामने मेरा लक्ष्य मुझे दिख रहा है, अब मुझे उस चीज पे काम करना है कि मैं उस लक्ष्य तक कैसे सीढ़ियां बनाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा। ठीक बात, ठीक है। तो रही बात फंडिंग्स की, तो अगर फंडिंग की बात करते हैं, सो आई गेस अगर मेरी फैमिली से भी कोई पूछेगा या बाकी चीजों से पूछेगा, तो मुझे फंडिंग का एज सच थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, बिकॉज बायजूस में जब मैं काम करता था तो मैंने बायजूस के खुद ने 4 राउंड फंडिंग्स के क्लोज करवाए थे। अच्छा, ठीक है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, बाकी और ज्यादा सर्कल्स हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, बट उन्हें आप अपना वो मोटिव और वो प्लान ऑफ एक्शन दिखाओ। ठीक है, दिखना चाहिए, सही बात है। अगर वो दिख रहा है उन्हें, तो वो इन्वेस्ट करेगा। सिमिलरली मेरा कहता है कि लाइक व्हाइल आई केम अप टू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड व्हाई आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं जैसे जैसे डेवलप करना स्टार्ट करा, तो मैंने साथ साथ में उसका टेस्टिंग भी स्टार्ट करा सॉफ्टवेयर का। ठीक है। जब टेस्टिंग स्टार्ट करा तो धीरे धीरे करके सर्वर डिजाइन हुआ, धीरे धीरे करके बाकी सारी चीजें हुई, फिर उस पर टेस्ट करके देखा कि हाँ ठीक है 10 लाख लोग एक बार में जोड़ पा रहे हैं जी। और आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एजुकेशन बेसिस पे किसी को 10 लाख लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे जोड़ पाएगा। वो जोड़ ही नहीं पाता। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आपके जुड़ते हैं सॉफ्टवेयर? हाँ, इतने सारे लोग। वो लगभग 10 लाख लोगों तक का मेरी टेस्टिंग थी पहले जब मैंने स्टार्ट करा था कि 10 लाख तक लोग उस पर एक बार में ऐड ऑन हो सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं उस पर सर्वर पे। अभी उसका ऑब्वियसली जब टीम लगातार काम करती है, बाकी और भी लोग गाइडेंस करते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो उसका रेंज बढ़ गया, अब बैंडविड्थ भी बढ़ गया उसका, तो उसका रीच भी बढ़ गया, तब वो ऑलरेडी 50 लाख के ऊपर वो क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, 50 लाख तो क्या मतलब क्षमता एक बार में हो सकता है उसका। अच्छा, आपने जैसे इसका नाम है जेपेक्स जी, इसको हम स्पेल आउट करें XAPEX, बिल्कुल, तो नाम को लेकर के तो ये बड़ा क्या लॉजिक है, मतलब जेपेक्स नाम आपने कहाँ से लिया? सो चलिए हम जेपेक्स को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब एक्स को हटाते हैं अलग, अब बचता है APEX। एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा इंसान, व्यक्ति, या कोई भी एक ऐसा एनिमल, या कोई भी एक ऐसा जीवित वस्तु या जीवित प्राणी जो अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे है या अग्रेसिव है। ठीक है। अब एक्स लगाने का इसमें मतलब ये था कि इसे हम एक्स एपेक्स बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका जेपेक्स रखा हुआ है। रीजन बीइंग एक्स एपेक्स का मतलब होता है कि जिस प्राणी में एक्स फैक्टर ऑलरेडी इनबिल्ट कर चुके हैं हम, ठीक है, उसकी फील्ड को लेके। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं, कभी कठिनाई नहीं होती है? कुछ लोग जैसे कभी कभी गलत प्रोनाउंस करते होंगे, ऐसा होता होगा ना, कुछ बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना धीरज जी कि जब आप शुरुआत करते हो
तो एक नाम होता है, दो नाम होता है, इंसान चीजों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। बट धीरे धीरे क्या है ना कि आपका काम आपके लिए बोलने लग जाता है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन इतना मैटर ही नहीं करता। जब तक मैंने कहा ना आपसे कि वो आलोचना विवेचना का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ तो सबसे बड़ा जो औपचारिकता है वो इसमें है कि मेरा गोल ये है कि यहाँ मैं सोसाइटी को कुछ दे पाऊंगा। दूसरी चीज, जब वो 10 लाख 8 लाख 5 लाख रुपए बच्चा खर्च करके बैठा है पर वो जॉब के लिए इस देश में भटक रहा है, तो मैं वो चीज उसे प्रोवाइड कर पाऊं जो उसका अल्टीमेट तो गोल है। जैसे आपने कहा सोसाइटी के लिए कुछ करना है, क्योंकि क्या है आजकल लोग टेक्निकली हम बात करते हैं, लोगों को लगता है बड़ा कठिन होता है, चीज़ों को समझ पाना बड़ा हैंडल कर पाना बड़ा कठिन रहता है। तो अपना सॉफ्टवेयर जैसे है, अब आमतौर पर लोगों को ध्यान में आता है कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर जाकर के जाए प्ले स्टोर पे, वहाँ से इंस्टॉल किया, उन्होंने डाउनलोड कर लिया मोबाइल में, वो देख रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा कुछ सरल आपने भी बनाया है कि अपने ठीक सॉफ्टवेयर को है, लेकर? तो सॉफ्टवेयर मेरा बना हुआ है बट वो प्ले स्टोर पे नहीं है, वो वेब जी। सॉफ्टवेयर है। जी। ठीक है, तो इंटरनेट पे आप जाते हो, आप उस वेब एप्लीकेशन पे अपने आप को रजिस्टर करोगे। आप जैसे ही मेरे वेबसाइट पे ओपन करते हो तो वेबसाइट पे जाते ही वो अपने आप ही आपके पास पॉपअप दे देता है। ठीक है, आप जैसे ही पॉपअप देगा वो आपसे आपका मेल आईडी पूछेगा, आप उस पर न्यूज़लेटर उसका सब्सक्राइब कर लोगे। जितनी नई चीजें उस पर लॉन्च होती जाएंगी सॉफ्टवेयर पे, वो सारी चीजें आपके पास आती जाएंगी। अच्छा, ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब हम वहां पे शुरुआत करेंगे किसी चीज की, या कोई इंसान, जैसे मैं खुद हूं, मैंने एक कोर्स पे स्टार्ट करा। अब हम छोटी सी बात करते हैं कि बच्चा या कोई भी इंसान क्यों जेपेक्स के साथ आना चाहता है, या एकदम से इतना क्यों ये बूम पर है कि सारे कंट्रीज इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। हमने ही पढ़ा ना, देखा आपने, कई देशों में, मतलब इंडिया नहीं, कई देशों के छात्र इसको पसंद कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। नई शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जेपेक्स स्किल सॉफ्टवेयर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे सारे बहुत सारे आर्टिकल हम लोगों ने देखे हैं। तो क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह ये है धीरज जी कि सबसे पहले तो प्राइस कंस्ट्रेंट ले लो। ठीक है, अब मैंने बोला था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो कोर्सेज हम लोगों ने इस पर डेवलप करे हैं, जो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स के साथ में जो इम्प्लीकेशंस हैं यहाँ पे जी, वो स्टार्ट होती है मार्केट में। अगर मैं बाकी चीजों को कंपेयर करूँ या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को कंपेयर करता हूँ जिसमें वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे रहा है, वो केवल रिटन थियरी या एक लाइव लेक्चर के साथ में पढ़ा रहा है, वो बच्चे को सॉफ्टवेयर सिखा ही नहीं रहा, तो अभी वो स्टार्ट होएगा 80,000 1 लाख रुपए जिसकी फीस जाती है। जो धीरे धीरे करके कोर्सेज बड़े होते जाते हैं तो उनकी फीस 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए तक जाती है। अब मैं वो 5 लाख रुपए की चीज को अगर मैं यहाँ पे बच्चे को 10,000 रुपए में दे रहा हूँ, जिसमें कि वो चीज प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आती है, जिसमें कि वो चीज उसे सॉफ्टवेयर एनालिसिस समझाती है कि वो सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे काम करेगा। ठीक है, तो वो चीज सीखना उस बच्चे के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्टीमेटली आज के टाइम पे कोई भी कॉर्पोरेट होएगा सेक्टर, वो किसी फ्रेशर को रखना नहीं चाहता जब तक उसे काम नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मैं अपनी भी बात करता हूं तो मैं उस बच्चे को पसंद करूंगा लेना जो काम सीखा हुआ होगा। ठीक है, ना कि एक्सपर्ट को लोग मानते हैं, ना कि मैं उस इंसान को लूंगा जो मेरे पास आ रहा है और मैं उसे 3 महीने पहले सिखाने की तनख्वाह दे रहा हूं। ठीक है, तो वो 3 महीने मेरे पास आएगा, सीखेगा, और फिर मुझे नहीं पता वो मेरे पास रुकेगा या नहीं रुकेगा। हाँ, दूसरी जगह चला जाएगा, वो दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटर मैं उस इंसान को पहले सिखाऊंगा, सिखाने के बाद फिर मैं वहीं से प्लेसमेंट लूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली उस बच्चे को काम आता है। तो इसलिए वो चीज हेल्प करती है लोगों को जॉब अटेंड करने के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी लेगी वो 3 महीने रेट का इतना बड़ा वेरिएशन, जैसे आपने बताया आप 10,000 में दे रहे हो, दूसरी जगह वो चीज 5 लाख में मिल रही है, तो ठीक है, बड़ा हो गया ना। क्या होता है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए जी, कि दूसरे लोग जो दे रहे हैं उन्होंने एजुकेशन को बना लिया बिजनेस जी। दूसरी चीज, उन्होंने सॉफ्टवेयर को खुद का डेवलप करा नहीं, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कोर्सेज को एज ए चैनल पार्टनर ले लिया। जैसे हम लोग पहले क्या कर सुना होगा आपने, रियल एस्टेट जो होता है, रियल एस्टेट 2 तरीके से काम करता है, हिंदुस्तान का हो या बाहर का हो। तो रियल एस्टेट जब 2 तरीके से काम करता है, रियल एस्टेट में क्या होता है, कुछ तो ऑलरेडी बिल्डर फर्म के लोग काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर्स जिन्हें हम लोग कहते हैं जी। तो कंपनीज ने क्या करा है कि वो कोर्सेज जो यूनिवर्सिटीज के बने हुए थे उन्हें एक्सपेंसिव और बना के उन्होंने सेल आउट करना स्टार्ट करा, क्योंकि उन्हें भी तो अपना कमीशन चाहिए ना, उन्हें अपनी भी तो अर्निंग चाहिए अगर वो किसी का कोर्स बिकवा रहे हैं तो उन्होंने खुद का तो कुछ डेवलप करा नहीं, तो दूसरे से लेकर के तीसरी जगह बेच रहे हो, अपना कमीशन कमा रहे हो। ये था, तो उससे बेटर ये है ना कि हमने खुद का कुछ डेवलप करा, कम प्राइस रेंज पे लेके आए, जिससे ये हुआ कि बच्चे को थोड़ा सा लेना इजी पड़ गया। मैं अगर एक हम उम्र कॉलेज के बच्चे की बात करता हूँ तो वो कॉलेज का बच्चा क्या करता है, उसे महीने का 1,000-2,000 रुपए तो पॉकेट मनी मिलता ही होएगा। अगर वो 5,000 रुपए का कोर्स लेना चाहता है,
वो अपनी साल भर में से 200 300 500 रुपए भी बचाएगा अगर, तो वो 5,000 रुपए का कोर्स ले लेगा, हाँ आराम से ले लेगा। उसे ना तो वो उससे अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बन रहा, और अगर वो बच्चा बोलेगा अपने पेरेंट्स से भी कि पापा या मम्मी मेरे को 5,000 रुपए का ये कोर्स है जो मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहा है चीजों के साथ में, उस चीज के लिए कोई मना नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अमाउंट बहुत नॉमिनल है, बहुत छोटा अमाउंट है। दूसरे ही दौरान अगर वही बच्चा अपने पेरेंट्स से बोलता है या बाकी किसी से बोलता है कि मेरा जो कोर्स है वो 1,00,000 रुपए का है, 1,00,000 रुपए सोचना पड़ेगा लोगों को। इंसान सोचेगा, मध्यम वर्गीय इंसान सोचेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लेगा ही 2-2.5 लाख रुपए वहां पे हम्म। खर्च कर रहा है अपने बच्चे की पढ़ाई में। तो ये जैसे स्किल सॉफ्ट आपने बनाया, सॉफ्टवेयर हम बता रहे हैं, जेपेक्स की बात कर रहे हैं, तो अब शुरुआत में से चैलेंज की आपने बताया कि आप मध्यवर्गीय परिवार से हैं, क्या एक विशेष जो चैलेंज आपको लगा कि एक बड़ा चैलेंज था जो मैंने फेस किया और आज उससे हम निकल चुके हैं, उबर चुके हैं इस चैलेंज से? ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना वो ये था कि मेरे को आस पड़ोस की जो आवाजें आती हैं, अच्छा, ठीक है, हाँ, आस पड़ोस की आवाज होती है। ठीक है, अरे आस पड़ोस की आवाज को अगर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं ना डिटेलिंग में, तो वो ये होता है कि जो आपकी सोसाइटी है वो जो चीजें बोलती है या वो जो लोग बोल रहे हैं आपके आसपास में, या जो एक मिथ क्रिएट कर दिया जाता है ना कि नहीं यार बच्चा है, पढ़ाई कर ली तो नौकरी करेगा, अनसर्टेन रास्ते पे नहीं जाएगा, ये जो चैलेंज है ये सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि क्या होता है कि इंडिया में ना एक चीज बहुत मिनिमल तरीके से चलती है कि यहाँ पे जो माइंडसेट है लोगों का उसे डेवलप होने ही नहीं दिया जाता है। हाँ, वो तो एक दिखा दिया जाता है ना, आपको पढ़ाई करनी, नौकरी मिल जाए बस, उसे सीमित गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बिल्कुल आजकल उसे कर दिया गया सीमित कि आपने पढ़ाई कर ली तो अब आपको जॉब करनी है। क्या यहाँ पे कहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है? क्या यहाँ पे इस चीज की बात होती है कि अब मैंने पढ़ाई कर ली, अब मैं एक नया ट्रायल लूंगा अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी नॉलेज के साथ में कि मैं इस चीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। और वहीं यही डिफरेंस है यहाँ में और अमेरिकन कल्चर में, बेसिकली जिस कल्चर को हम सारे लोग फॉलो करते आ रहे थे उस कल्चर में और यहाँ के कल्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वहां पर जब कोई इंसान एजुकेटेड हो जाता है ना तो वो उस चीज को प्राइड के साथ लेता है और वो कहता है कि यार मैं एजुकेटेड था इसलिए मैंने ट्राई तो किया, आप एजुकेटेड नहीं थे इसलिए आप ट्राई नहीं कर पाए। और यहाँ उसी चीज को डिग्रेड कर दिया जाता है या डिवीन कर दिया जाता है कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमने फिर भी नौकरी छोड़ दी। तो वो उल्टा कंसेप्ट रखा हुआ है बिल्कुल। अल्टीमेटली होना ये चाहिए कि अगर तो आप पढ़े लिखे हैं, जैसे हम बात कर लें कि आपने बताया अभी लोगों का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, आपके पेरेंट्स का क्या था, क्या बनाना चाहते थे आपको बचपन से? मेरे माता पिता जिस परिवार से आते थे तो हम लोग आते थे एक जॉइंट फैमिली से जी, जिसमें मेनली सारे लोग गवर्नमेंट कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस थे, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, तो वो भी यही चाहते गवर्नमेंट जॉब लग जाए? उनका भी शुरुआत से यही था। मतलब जब उन्होंने एक होता है ना एक बेसिक गाइडेंस जब पेरेंट्स का चाहिए होता है, तो पेरेंट्स का गाइडेंस यही आता है, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हम अपने बच्चे को सेटल करें जी। तो सबसे पहला पॉइंट यही था उनका कि हमारा बच्चा पढ़ लिख रहा है तो पढ़ने के बाद में वो कहीं पे सेटल हो जाए। तो उन्होंने कभी मेरे को जॉब के लिए या इस चीज के लिए कभी फोर्स नहीं करा। जॉब लेना भी मेरा ऑप्शन था, तो कहीं ना कहीं सहयोग रहा आप माता पिता? बिल्कुल सहयोग रहा पेरेंट्स का मेरे का। लाइक मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल फैमिली का दबाव भी रहता है ना यूथ के ऊपर, फैमिली का प्रेशर रहता है, मैंने कहा माता पिता चाह रहे हैं आपको ये करना है, आप कुछ और चाह रहे हैं, ये भी प्रेशर आजकल रहता है। चीजें डिपेंड करता है सर। मतलब जिस कल्चर से हम लोग बड़े हुए थे तो मेरे साथ था कि लाइक मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ में मेरे पेरेंट्स ज्यादा अटैच थे। अच्छा, ठीक है, तो शायद मुझे नहीं ध्यान अपने जीवन काल में कि मैंने किसी चीज का बोला हो और वो चीज पूरी नहीं हुई हो, ठीक है। तो लाड़ ले रहे हैं परिवार के चीजें लाडला भी था और दूसरा ये था कि सबसे बड़ा भी हूँ, ठीक है। लाइक हम लोगों की जो जनरेशन हैं, जैसे मैं हो गया या बाकी हमारी जो पीढ़ी है उसमें सबसे बड़ा मैं ही हूँ। अच्छा, तो लाडला सभी लोगों का रहा मैं, ठीक है। लाइक ना ही केवल पेरेंट्स का, हालांकि पेरेंट्स मेरे जो थे वो मेरे लिए मेरे आदर्श पेरेंट्स ही हैं। अच्छा। क्योंकि जितना शायद मैंने अपने फादर का स्ट्रगल देखा या क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी ने लाइक बहुत मेहनत करी है। रीजन बीइंग उन्होंने काफी छोटी एज से ही ना इस फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट करा था। अच्छा, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे जिस टाइम पे, उस टाइम से उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो वहां पे करते 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 फिर शायद आज के समय में उनका नाम ऐसा है कि जिससे हम लोग जाने जाते थे। अच्छा, ठीक है। तो दैट वाज समथिंग जो मेरे लिए प्राउड वाली बात थी बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइक आस पड़ोस में भी कभी निकलते थे या कभी पापा के साथ भी कहीं जा रहे थे तो
हमने नहीं देखा कि किसी को पिताश्री ने अपना नाम बताया होगा। अच्छा, ठीक है, तो वो अपने आप में ही एक बड़ा नाम हो गए थे अपनी मेहनत से। कि तो अभी आपने अपने कंपनी में जैसे आपका काम शुरू होगा तो पिताजी को इन्वॉल्व रखा है काम में आपके में, कुछ हाथ बिल्कुल बटाते हैं? रखा हुआ है। अच्छा अगर है। पिताश्री को इन्वॉल्व नहीं रखूंगा तो मैं सीखूंगा कैसे? हाँ। बिजनेस के जितने टैक्टिक्स हैं, ये जितनी चीजें मैंने डेवलपमेंट देखा है, वो तो पापा से ही सीखा है। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि कुछ लोग पापा बोलते हैं, कुछ लोग पिताश्री बोलते हैं। तो मेरा एक कंसेप्ट है, मैं अपने फादर को डैडी बोलता हूँ। अच्छा, डैडी। ठीक है, तो ना ही केवल मैं, बाकी भी हमारे यहाँ जो कुछ बच्चे हैं, जैसे मेरा कजिन भी है, तो वो भी डैडी ही बोलता है उन्हें। तो अच्छा, प्यार से चीजें हाँ, रहती सो हैं। डैडी मीन्स ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो हम सारे लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं जब भी गाइडेंस की बात आती है, या जब भी एक देखना होता है ना कि यार आप किसकी तरह बनना चाहते हो। सो माय बेसिक पर्सपेक्टिव फॉर माय लाइफ इज, अगर मैं 1% भी उनके जितना अच्छा बन पाया, ठीक है, सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो मेरे लिए एक सक्सेस है। मैं उससे बड़ा कुछ करना ही नहीं चाहता अपनी लाइफ में। तो पिताजी एक बड़े आदर्श हैं आपकी लाइफ में, हम कह बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा सोहम जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, चूंकि करियर की बात हो रही है, सफलता की बात हो रही है, तो आपके मायने में सफलता क्या है? सिर्फ पैसे कमा लेना सफलता है या कुछ और भी? ठीक है, अगर पैसा कमा लेना सफलता है जी। तो मेरे हिसाब से तो हर 10वां आदमी ठीक ठाक कमा रहा है। हाँ, पैसा तो लोग हिंदुस्तान कमा ही में रहे पैसा तो लोग कमा ही रहे हैं ना, इज्जत नहीं कमा पा रहे हैं पर, हाँ वही चीज है ना। या एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस वेंचर्स। ठीक है, जो बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं उनकी बात करते हैं। एक हुए थे लेट मिस्टर रतन टाटा जी, ठीक है, और एक हुए एलन मस्क। ठीक है, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल ही चरम सीमा पर थे। ठीक है, अब रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली रतन टाटा जी की रिस्पेक्ट ज्यादा है, वो हिंदुस्तान में ही नहीं सब जगह ज्यादा है जी, है ना। रीजन बीइंग, जिस आदमी ने, जिस टाइम पे एलन मस्क ने शुरू भी नहीं करा था, उस टाइम पे उनके फादर साहब ने 8 लाख करोड़ रुपए दान कर गए हिंदुस्तान के लिए। रतन टाटा साहब के फादर जो थे वो 8 लाख करोड़ रुपए दान कर गए जी। फिलेंथ्रोपिस्ट थे वो बहुत बड़े, तो वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, अलग अलग सेक्टर्स के लिए वो दान कर गए। खत्म हुए थे उनके, तो उन्होंने अपना एक शेयर छोड़ दिया सोसाइटी के लिए। तो उस चीज को मैं बोलूंगा कि वो सक्सेस है, क्योंकि वो जनरेशंस तक याद रखी जाएगी। पैसा जो कमाएगा आदमी, वो पैसा आज है कल नहीं है ना। तो वो पैसा कमाना मोटिव नहीं होना चाहिए कभी भी, मोटिव होना चाहिए कि जो हमारा एंड गोल है। जैसे मेरा एंड गोल था कि मैं लोगों के काम आ पाऊंगा इस सॉफ्टवेयर के साथ में, मैं किसी को जॉब प्रोवाइड करवाऊंगा। हाँ, लोगों का भला कहीं ना कहीं हो पाए वो सारी सब चीजें, कहीं ना कहीं। ठीक है, और अर्निंग जो होती है वो आपके साथ आती जाती है, पैसा आपको फॉलो कर लेगा जब आपका गोल ठीक है। तो अभी हम जैसे बात कर लें आपकी कंपनी का स्वरूप, अभी क्या स्वरूप है, कितनी टीम, कितने लोग, या हम ठीक बात है कर लें? सर, अभी अगर मैं रिसेंटली बात करता हूँ तो वी आर अ वेरी मिनिमल टीम, ठीक है ना। सो हम लोगों ने एक जगह से वी हैव रेज्ड अ फंडिंग एज वेल, सो वी हैव क्लोज्ड अ डील ओवर देयर। सो देयर मार्केटिंग एंड पीआर टीम इज बेसिकली वर्किंग फॉर अस। सो उन लोगों का टेक टीम है, दे बेसिकली यूज्ड टू वर्क फॉर अस। सो दैट्स मोर देन 100 पीपल हु आर बीन वर्किंग ओवर आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, वो सर्टेनली गाइड करते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं वहाँ पे, डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, अकॉर्डिंगली सारी चीजें डिजाइन होती हैं वहाँ। ठीक है, दूसरी चीज, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपेंशन, वी वांटेड टू एक्सपैंड इट थ्रू आउट द नेशन। सो मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि ये जो सॉफ्टवेयर है दैट इज जस्ट द इनिशियल बिगनिंग। मुझे तो वो सेंटर्स सेटअप करने हैं जहाँ पे लोग बाग बात करेंगे आके कि यार ये नई चीज जो बन रही है ना, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, छोटी सी चीज बताइए, क्या इंडिया एक गूगल नहीं बना सकता? क्या इंडिया एक माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना सकता? क्या इंडिया एक इंटेल नहीं बना सकता? अल्टीमेटली जितने बड़ी कंपनीज में मैं बात करता हूँ वहाँ पे सीईओज और बाकी जो लोग हैं वो सारे तो इंडियंस हैं। चीजें आती भी नहीं, बनाने की बात है ना, कोरोना का टाइम आया तो वैक्सीन इंडिया ने बनाई, सब कुछ बनाया, और जो कि कहा इंडिया के पास में मास्क नहीं थे। हाँ, ठीक है, तो सारी चीजें इंडिया में हो सकती हैं, बट उस चीज के ऊपर बात नहीं करना चाहता ना कोई, उस चीज को कोई लाना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो चीज आ जाएगी तो फिर इंडिया पिछड़े वर्ग से वो आगे नहीं आ जाएगा। वही चीज है ना। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं या हम बाकी देशों की बात करेंगे तो वो किस फिलॉसफी पे चलते हैं? वो इस फिलॉसफी पे चलते हैं कि दूसरा देश उनका अपना तब तक है जब तक वो उनके फायदे में है। ठीक है,
अब इंडिया अभी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। G24 समिट हुआ, बाकी सारी चीजें हुई हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स नए नए निकल के आ रहे हैं अपने अपने सेक्टर्स में। मैं हो गया, बाकी और देयर इज वन मोर एंटरप्रेन्योर, रितेश इज देयर इज वन मोर, अमन इज देयर। सो बहुत सारे लोग आए आपके साथ गए? हाँ, मतलब सर्कल इज अ नोन सर्कल, बट वो अलग अलग सेक्टर्स में है। जैसे रितेश इज देयर इनटू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अच्छा, ठीक है। रितेश इज द फाउंडर ऑफ वोयो। उसने ऑरेबल स्टेज को उसने स्टार्ट करा। बट देन अगेन अभी इंडिया का पहला ऐसा यंगेस्ट बिलियनियर हुआ जो उस कैटेगरी में पहुंच पाया। ठीक है। अभी देयर इज वन मोर पर्सन हु इज ऑन द वर्क। अभी उसका आया नहीं है प्रोजेक्ट, बट वो प्रोजेक्ट लॉन्च फेज में है। विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months वो लॉन्च कर देगा अपना प्रोजेक्ट। अच्छा। तो वो भी एक नए सेक्टर में लेके आ रहा है चीजें। मैंने ये चीज बनाया तो मेरे माइंड में क्या ही था, तो मैंने इस चीज के ऊपर काम करा। अल्टीमेटली ये था ना कि बिल्कुल ही डिफरेंट सेक्टर पे जाना है जहाँ पे टैप ही नहीं हो पाए। और जब मार्केट में आप पहले होते हो ना, तो आपके पास में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी नई चीज को लोग अडॉप्ट करते हैं। और 150 करोड़ की जनसंख्या है लगभग हिंदुस्तान की जी। मार्केट एक्सपेरिमेंट ही अगर करना है मेरे को, तो मैं कहीं 20-25 करोड़ आदमियों के बीच में जाके क्यों करूंगा, जब मैं 150 करोड़ के बीच में ऑलरेडी बैठा हूं। तो मुझे सीखना तो इन लोगों के बीच में है ना, रहना तो मुझे अपने देश में है ना, तो मैं इनके लिए करूंगा। इतने सारे काम को आप कैसे संभालते हैं? पता विदेशों तक में भी आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, कैसे डील कर पाते हैं कुछ चीजें? सर वही पैटर्न है कि आपको ना एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए एक सक्सेसफुल टीम बनानी पड़ती है। ठीक है। जो जब आप रहते हैं तब आप संभालेंगे, बट इररिस्पेक्टिव अगर आप नहीं है तो कुछ तो ऐसा होएगा ना जो संभाल पाएंगे चीजों को। वो चीज रहती। दूसरी चीज, हमने ना जब अपना करियर स्टार्ट करा था, तो आज के अगर आप जनरेशन को देखते हैं, या मैं जो देखता हूँ, तो हम उस जनरेशन के साथ में जी रहे हैं जो काम नहीं करना चाहते, जिन्हें ये लगता है कि हमारी 8 घंटे की नौकरी हो गई या 10 घंटे की नौकरी हो गई तो काम बहुत हो गया यार, अब हमारे शरीर टूट गए हैं, अब हमसे होएगा नहीं। तनख्वाह कम दे रहे हैं लोग बाग, 10 घंटे काम करा रहे हैं, तो उस हिसाब से हाँ आमतौर पर यही माइंडसेट रहता है लोगों, मेनली यही माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि प्रिविलेज्ड है सारे लोग। बच्चा जब पैदा हो रहा है, आप एक चीज बताइए, आपके पास आपका पहला मल्टीमीडिया फोन किस उम्र में आया था? मेरे पास मेरा पहला मल्टीमीडिया फोन आया था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। हाँ, ठीक है, लगभग 2010 उस टाइम पे मेरे पास आया था। और वो भी एक नॉर्मल जो क्वालिटीज चलते थे उस टाइम पे, सो दैट वाज माय फोन। फिर टच स्क्रीन आया, तो टच स्क्रीन मेरे पास ग्रेजुएशन टाइम पे आया। हाँ, सही है। ठीक है। तो वो एक टाइम के साथ चीजें आई। आज के समय में जब मैं देख रहा हूँ, तो बच्चे, जब वो 2 साल 5 साल का बच्चा है, तो उसे खाना खिलाने के लिए फोन और आईपैड्स देने पड़ रहे हैं, या टीवी चलानी पड़ रही है उसके लिए, है ना। तो अल्टीमेटली वो चीजें वहां से खत्म हो गई। मतलब जो एक स्ट्रगल है, ये जो एक ग्रोथ माइंडसेट है ना, जब आप रहे थे या मैं रहा था या बाकी जनरेशन थी, हम लोग बाहर खेल के बड़े हुए हैं, तो हम लोगों को चोट भी लगी है, हम लोगों ने देखा भी है वो फेस। आजकल के बच्चे उस चीज को नहीं बियर कर पाते हैं। चीजें भी काफी बदल गई, पैटर्न्स भी काफी बदल गए, लोगों को प्रिविलेजेस मिलने लग गए। हाँ, आजकल चीजें नहीं हो पाती। तो कभी ऐसा भी होता है आपके साथ में, जैसे कि आप एक समय था आप जॉब कर रहे थे भाई, जैसे आपने बताया शुरुआत करी, तो थोड़ा स्ट्रगल आपने किया, संघर्ष किया। सर देखो, तो उसमें नहीं, एक चीज मैं जो समझी पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर बन गया, देश विदेशों में आपका नाम हो गया, पैसा अच्छा खासा कमा लिया, तो एक घमंड आता नहीं मैंने कहा हमें क्या करना है यार, वो सारी सब चीजें। सर पैसा कमाने का घमंड तो इसलिए कभी नहीं आ सकता क्योंकि आदर्श ही पिताश्री थे जी। ठीक है। काम करते हुए और मेहनत करते हुए देखा था। तो पैसा कमाना कोई मोटिव ही नहीं था लाइफ का कि मेरे को पैसा कमाना है या इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, ये करना है, जाना चाहूंगा, नहीं था। मोटिव तो ये था ना कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। और अगर आज के बाद मैं 10 साल बाद जाके इस सॉफ्टवेयर को मैं बिल्कुल खत्म भी कर देता हूँ, बट 10 साल बाद तक मैं इस चीज को चलाऊंगा और मैं लोगों के काम आऊंगा, तो वो अगले 10 साल तक भी मुझे याद रखेंगे कि एक इंसान ऐसा आया था जिसने बाकियों से अलग हट के सोच के कुछ चीज सोसाइटी के लिए करती, कुछ यूनिक किया, कुछ अलग कर गया। तो अल्टीमेट गोल वो था, पैसा कमाना नहीं था गोल। क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती है आपको हर काम के लिए, बट जब आपको लक्ष्य दिख रहा होता है ना, वो सब कुछ आ जाता है। क्या सीखा है अब तक की अपनी यात्रा में, जो एक सफल बिजनेसमैन मैं कह रहा हूँ, जैसे सपोज मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, आप एज ए गाइड मेरे को क्या देना चाहेंगे, ये होना चाहिए भाई? सबसे पहले ना आपके प्लान ऑफ एक्शन बहुत क्लियर होने चाहिए जी, कि जो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है ना, वो होनी चाहिए, पर
आपको आपका अल्टीमेट गोल भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या मैं किसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जी तो मुझे कहाँ पहुंचना है, अगर वो मेरे सामने है तो मैं अपना रास्ता बनाऊंगा। एक बार गलती करूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, दूसरी बार करूंगा, गिरूंगा, उठूंगा, 10 बार गिरूंगा ना, वो वहां से रुकना नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है ही यही। मतलब गोल टारगेट आपका एकदम आपको दृढ़ दिख रहा है संकल्प होना सामने, चाहिए। वो दिखता रहना चाहिए है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए है, और मेहनत लगातार जब चलेगी ना तो वो रिजल्ट देती है। मैं 10 बार करूंगा तो 10 बार ये चीज सीखूंगा कि मुझे ये 10 चीजें नहीं करनी। ये चीजें गलत थी, ये चीजें 10 चीजें गलत थी, अब मैं 11वें तरीके से आऊंगा और वो 11वां सक्सेस हो जाएगा, है ना। या तो मैं ये सीख सकता हूँ जी, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक एक चीज करने के बाद में मैं सेम गलतियां दोहराता जाऊंगा तो मैं कभी सक्सेस नहीं ले पाऊंगा। तो अपनी गलतियों से सीखना सबसे बड़ा एक गाइडेंस होता है, जो आपको गलतियों से सीखना सिखाएंगी। चाहिए। आपके अंदर मतलब होना चाहिए, एक्सेप्ट करें जब भी तो बिल्कुल सीख सकते हैं एक्सेप्टेंस ना। आना चाहिए सर, गलतियों को लेकर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो ये भी बहुत जरूरी है मुझे लगता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है। तो अभी कुछ ऐसा होता है, कभी कुछ गलत कर रहे हैं पिताजी, जैसे कहते हैं पिताजी कान खींचने वाली बात, कभी ऐसा होता है क्या? पिताजी बिल्कुल होता करते है, हैं। बिल्कुल होता है। मतलब शायद अभी भी ऐसा होता है कि जब कभी मैं किसी चीज के ऊपर काम कर रहा होता हूँ या कभी कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके साथ में कुछ मीटिंग्स हैं या बाकी सारी चीजें, सो लाइक अगर मैं अपने नेचर की बात करता हूँ, सो आई एम वे टू मच अग्रेसिव व्हेन इट कम्स डाउन टू क्लोजिंग थिंग्स। अच्छा, ठीक है, सो लाइक मुझे ना बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट ऑफ अ मैट पसंद है, कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कोई सामने वाला इंसान मुझसे किसी टॉपिक में डिस्कशन कर रहा है, टू द पॉइंट डिस्कशंस आर गुड। इधर उधर जो घुमाने वाली चीजें होती है ना, सम वे टू मच वेग ऑन दोस। तो लाइफ के लिए कुछ समय मिल पाता है, जैसे अपने कुछ शौक होते हैं, चाहे आप यूथ हैं, अब कैसे? सर शौक तो ये है कि एक हर एक का अपना अपना एक मोटिव होता है लाइफ को लेके। मेरा ये है कि मैं 40-45 तक की एज तक काम करना चाहता हूँ, मैं उससे आगे काम नहीं करना चाहता। उसके बाद में क्या करेंगे फिर? ठीक है, सो लाइक आई वांटेड टू मेक अ बिजनेस दैट रन्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, मतलब वो उसे मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर अगर 10 साल 15 साल 20 साल देने के बाद भी अगर किसी चीज को मेरी जरूरत पड़ रही है तो फिर मैं बना ही नहीं पाया ना। फिर मैं कहाँ बना पाया उसे, है ना। तो आई वांटेड टू वर्क टिल 40-45, पोस्ट दैट आई वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। तो वो एक अपने अपनी चीजें होती हैं, करना है सब। वो रहता ही अपना शौक होता है घूमने फिरने का, सो ट्रैवलिंग प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में ट्रैवल ने जितना साथ दिया है उतना शायद किसी इंसान ने, मतलब फैमिली की बात नहीं करूंगा बट जनरली दोस्त यार होते हैं, हर एज पे आते हैं जाते हैं लोग, आपके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, छूटते हैं रिश्ते। तो उन सबसे ज्यादा जरूरी मेरी लाइफ में जो रहा वो ट्रैवल रही। अच्छा, ठीक है, ट्रैवल ने मुझे बहुत सिखाया, नए नए लोगों से कनेक्ट करना, उनकी मेंटालिटी को समझना, उनके प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के तरीके समझना। क्योंकि आपको नहीं पता कि लाइक हम जिस चीज को बहुत नॉर्मल समझते हैं ना, वो किसी इंसान के लिए लग्जरी है जी। तो वो चीज समझना कि एक बेसिक नेसेसिटी किसी के लिए बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि होता है ना कि आज हमने कोई चीज ली, समझ में आया तो खाया, नहीं आया तो उसे छोड़ दिया या फेंक दिया। अब वो चीज फेंकी हुई जो है वो किसी इंसान का पेट भर सकती है। हाँ सही बात है ना। तो वो सेंस डेवलप करना अपने अंदर वो बहुत जरूरी है। तो अच्छा, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स में कुछ रुचि रही है आपकी, खेल वगैरह में कुछ? सो आई वाज 7 टाइम्स इन अ रो नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन। मैं 7 साल लगातार मार्शल आर्ट्स चैंपियन था। अच्छा, मार्शल आर्ट में रुचि है आपकी? हाँ, मेरी लाइक मैं स्कूल एज से मैंने स्टार्ट करा था जी। सो व्हाइल आई वाज इन माय 8th स्टैंडर्ड जी। तो उस समय पे मैंने स्टार्ट करा था खेलना। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट खेला, फिर नेशनल। अभी भी खेलते हैं? नेशनल अभी वो चीजें हट गई, बट हाँ फिटनेस इज समथिंग जो मेरे लिए थोड़ा सा मैटर करता है। अगर मैं लाइक वर्कआउट करने के लिए जिम जा पा रहा हूँ सो दैट इज गुड। अगर नहीं भी जा पा रहा हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है जिम का। मतलब वो आपके एक रूटीन में होना चाहिए कि एक दिनचर्या जो होती है ना कि सुबह उठना है जल्दी तो जल्दी ही उठना है, आप कहीं भी हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा भी हो। बिकॉज हम लोगों ने काम जब करा था तो रात में 1-1 2-2 बजे तक काम करा और फिर सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाते थे। अच्छा। तो हम लोगों को कभी उस चीज का लगा ही नहीं यार कि ये काम ज्यादा है। काम तो ज्यादा है ही नहीं है, कभी काम कभी खत्म नहीं होता। आदत बन गई कहीं ना कहीं, कैसा हैबिट है, हैबिट बना ली है। बिल्कुल। तो अब सोम जी क्या है जीवन और क्या बाकी रह गया आपके में, क्या करना चाहते हैं? और जीवन में सर एक ऐसी चीज बनाना चाहता था जो सबके काम आए, उसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरा जीवन में ये करना है कि
सुख संपत्ति हर इंसान बनाना चाहता है जी। ना। मैं समय बनाना चाहता हूँ। अच्छा। ठीक है कि सुख संपत्ति तो बन जाती है समय के साथ साथ, आज कम है कल ज़्यादा होएगी, फिर उससे ज़्यादा होएगी, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैं समय बनाना चाहता हूँ कि जब वो सुख और संपत्ति आएगा ना और समय नहीं रहेगा, तो फिर वो सुख संपत्ति किसी काम का किसी नहीं काम की नहीं है, लोगों के पास खाने का समय नहीं होता है, आज के लिए बिल्कुल। बिजी रहते हैं। तो मैं वो समय बनाना चाहता हूँ कि वो सुख अच्छा। संपत्ति के साथ साथ अगर मैं वो समय बना पाऊँ कि जिसमें मैं अपने परिवार को समय दे पाऊँ, जब उन्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं वहाँ अवेलेबल रहूँ। बाकी जितनी जगह पे मैं अपना योगदान दे सकता हूँ सोसाइटी के लिए, तो मैं वो दे पाऊँ। दूसरा, ये मेरा सपना है कि जिस तरीके से मैंने जो चैलेंजेस फेस करे थे ना, वो चैलेंजेस मैं जितना कम लोगों को फेस करने दे पाऊँ, वो मैं करना चाहता हूँ। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक माइंडसेट है, वो मैं चाहता हूँ कि इस शहर से बेसिकली उठ के मैं कम से कम अगले 2 से 3 साल में या 5 साल में मैं उस कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स निकाल के लाऊं जिस कैटेगरी में आज मैं बैठा हुआ हूँ। मतलब कहीं ना कहीं यूथ के लिए आप करना चाहते हैं बड़ा काम। बिल्कुल करना चाहता हूँ सर। तो जो बेरोजगारी का दंश हमारा देश आजकल कहीं झेल रहा है, लोग बिल्कुल आरोप लगाते हैं, तो उस चीज में बदलाव सर, आए। लोग आरोप क्या लगाते हैं, देखो अगर मैं ये बोलूंगा ना कि नहीं, तो आप क्या सरकार, वजह मानते हैं? बेरोजगारी है, अगर उसकी वजह आप क्या मानते सर हैं? बेरोजगारी ये ऐसा है कि केवल एक स्किल ना होना बेरोजगारी का कारण है। तो सरकार तो कह रही है स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, नए रोजगार दे रहे हैं। चलिए एक चीज आते हैं, हम हर दिन हमारे देश में कितने नए बच्चे पैदा होते हैं? अगर मैं स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ या मैं 2023-24 की बात करता हूँ, चलिए, है ना, जो लास्ट ईयर निकला है फाइनेंशियल ईयर, 70% ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने कैटेगरी डी जॉब्स के लिए अप्लाई करा था। ठीक है, डी कैटेगरी जॉब्स जो आते हैं वो होते हैं एक पियोन की जॉब, एक टाइपराइटर वाले की जॉब, ठीक है, एक डिलीवरी बॉय की जॉब। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करा 70% ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स में, बिकॉज उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है और कंपनी उन्हें हायर कर नहीं रही है। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं कहीं पे अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये चाहूंगा ना कि उसके पास वो क्षमता रहे कि वो अगर इंटरव्यू में बैठ रहा है तो उसे कंपनी सेलेक्ट करे। उतना तो वो सीख पाएगा कि वो इंटरव्यू फेस कर पाएगा। हाँ, इतना तो चाहिए होना चाहिए, बेसिक इतना तो उसे आना चाहिए, होनी है चाहिए। ना। जब उस बच्चे के अंदर वो स्किल आ जाएगा तो उसे कोई कंपनी नौकरी देने से मना नहीं करता सर। मतलब इतने कंपनीज आज की डेट में मेरे को ही ये चीज़ स्टार्ट करे हुए अगर मैं बात करता हूँ, सो इट्स बीन जस्ट लाइक, मैंने खुद ने ये समझो अभी हम लोगों ने जो डील क्लोज करा, सो वी हैव क्लोज्ड इट इन अक्टूबर इटसेल्फ। अच्छा। ठीक है, सो दैट वैल्यूएशन वाली जो आपने न्यूज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें वो हुआ ही अक्टूबर में। सो मेरे को खुद को अभी 1 महीना हुआ है लगभग। अच्छा। ठीक, उस चीज़ को हुए हुए, उस डील को क्लोज हुए। सो अगर वो डील क्लोज करे हुए मेरे को 1 महीना हुआ है, बट मैं आज बात कर रहा हूँ कि मैं जनरेशन्स को कैसे इफेक्ट करूँगा, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट सही चल रहा है। या तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार मेरे पास पैसा आ गया, तो मेजरली स्टार्टअप क्यों डूब जाते हैं इंडिया में? हाँ। इंडिया में स्टार्टअप्स डूब तो इसलिए जाते हैं ना कि वो पैसा उठा लेते हैं, है ना, बट उसके बाद फिर वो अपना मोटिव भूल जाएगा, क्योंकि पैसे की जो चकाचौंध आती है वो हर इंसान नहीं तो झेल वो पाता। सही बात है। ठीक है, क्योंकि देखा नहीं और जब आया तो संभला नहीं। बस उस चीज से निकलना है और वो सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे रास्ता बना लेती हैं। अच्छा, तो ये चकाचौंध, तो कहने के पिताजी आपको इन सारी सब चीज़ों को जो आती हैं संभाल बहुत लेते बड़ा हैं? रोल है उनका। अच्छा। बहुत बड़ा रोल है, मतलब मेरी लाइफ में शायद मेरे माताश्री का और पिताश्री का रोल बहुत बड़ा है कि उन्होंने जितना मुझे प्रोटेक्ट करा चीज़ों से, मेरे पर्सनल अच्छा, लाइफ आजकल की चूंकि चीज़ों से। कंपनियों में देखते हैं एम्प्लॉय पॉलिटिक्स बड़ी हावी रहती है, एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहता, आपके साथ में कुछ ऐसा होता है क्या? एम्प्लॉयज काम करना तो चाहते हैं, उनके मैनेजर्स उन्हें काम नहीं करने देते। अच्छा। ठीक है, तो क्या होता है कि एम्प्लॉयज काम करना जब चाहता है कि वो अपनी निष्ठा के साथ आता है। अगर कोई बच्चा नया लगेगा, है ना, आप खुद सोचो, आपने किसी नए बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दी, 30,000 40,000 50,000 रुपए पे वो बच्चा आपके पास आया, उसके पास तो कुछ नहीं था ना, आपने उसे एक चीज उसके हाथ में दी, तो वो तो चाहेगा यार कोई इंसान मुझे कुछ दे रहा है तो मैं उसके लिए 100% काम करूंगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, फेवरिज्म ना तो टॉप मैनेजमेंट करेगा कभी, ना वो जूनियर लेवल करता है। फेवरिज्म जो आता है वो बीच में से आता है, जो बीच के तमगे होते हैं ना, कि जो ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, वो नंबर बनाने में बिजी हो जाते हैं कि मैं अपने सीनियर से नंबर बना लूंगा, उसका सीनियर अपने सीनियर से बना लेगा और वो ये सोचेगा कि मैं इनके साथ में बना लूं।
हाँ, ठीक है, नीचे वाले से ही बन जाए। उनके साथ भी बन जाए। बट उसमें चीजें वहां बिगड़ जाती हैं कि अब बीच का हो गया कोई आदमी, उसने सोचा कि यार ये आदमी मेरा खास था, क्यों? क्योंकि वो मेरी चापलूसी करता है, हाँ, वो मेरा खास है, वो मुझे बाकी टीम की खबर लाके देता है हाँ, कि यहाँ पे ये बातें हो रही हैं, ऐसा चल रहा है। जब इस चीज से लोग हट जाएंगे ना, जी, तो वो काम का पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो जाए। दूसरी चीज, जितना मैं मानते हैं, जिस चीज को मैंने अभी तक फॉलो करा वो ये करा था कि मैं अपनी टीम्स में कभी भी एक टीम को दूसरी टीम से बात ही नहीं करने देता था। अच्छा, ठीक है, सो दैट वाज वेरी स्ट्रिक्ट रूल विद इन माय प्रेमिसेस कि अगर मेरी एक टीम काम कर रही है कहीं किसी ऑफिस में और दूसरी टीम बैठी हुई है उसी ऑफिस में या कोई दूसरे ऑफिस में है, तो उनके बीच में फोन कॉन्वर्सेशंस भी अलाउड नहीं है। अच्छा, हाँ, और अगर उस चीज का रिपोर्ट मेरे पास आया, सो दैट पर्सन इज इमीडिएटली फायर्ड, चाहे वो मैनेजर और लेवल का होएगा, जीएम लेवल का होएगा, एवीपी होएगा, कोई भी होएगा। आप किसी एक टीम से हट के दूसरी टीम में इंटरफेयर नहीं करोगे। आपका काम है अगर मार्केटिंग का या सेल्स का, आप मार्केटिंग सेल्स करो। किसी का काम है एचआर का ऑपरेशंस का, वो एचआर ऑपरेशंस करेगा। किसी का अकाउंटिंग फाइनेंस का, वो अकाउंटिंग फाइनेंस करेगा। आप तीनों के डिपार्टमेंट्स बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो फिर आपको एक दूसरे से बात करने की जरूरत क्या पड़ रही है? हाँ, मतलब अपनी अपनी चीजों में इन्वॉल्व रहे, अपनी अपनी चीजों में आप इन्वॉल्व रहो, ऑफिस के बाहर आपको जो करना है अच्छा, वो तो करो। फ्रेशर्स को मौका देते हैं आप? बिल्कुल, अच्छा, मेरा गोल ही यही है। सबसे बड़ा तो गोल ही यही है ना, मैं किसी ऐसे इंसान को लाऊंगा जो लाख रुपए लेगा मेरे से, फिर भी उसे लाके मेरे को काम सिखाना है, या मैं किसी ऐसे इंसान को लाऊंगा जो 30,000 35,000 रुपए के लिए ओके रहेगा, वो मेहनत के साथ काम करेगा और उससे चीजें सीखी हुई आएंगी। तो मेरे लिए तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं इधर लाख रुपए देने की जगह पे मैं उसे 10,000 रुपए की सैलरी इंक्रीज करके दूंगा ना। सही बात है। जो सीखा हुआ आदमी आएगा वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। और फ्रेशर्स जब आते हैं ना सर, मतलब ये चीज सबको समझनी चाहिए कि जब फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स बहुत मेहनत के साथ काम करता है, क्योंकि वो कोरा कागज है। हाँ, करनी भी चाहिए, तभी सीख पाएंगे वो कुछ। वो कोरा कागज है, उसे जैसे आप लिख दोगे ना उसके ऊपर, वो चीज समझ जाएगा। और जो ज्यादा नॉलेजेबल होता है ना आदमी, मतलब जो ये समझता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैंने बहुत ज्यादा सीख रखा है किसी फील्ड में, तो वो आपके सिस्टम को हैम्पर करता है। अब आपके सिस्टम डलेगा नहीं, वो हलेगा नहीं बिल्कुल भी। वो सिस्टम को डालने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करता है कि जैसे मैं करता आया था मैं ऐसे ही करूंगा और ये सारे लोग मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो वो चीजें एक सिस्टम को भी हैम्पर करती हैं, वो चीजें वहां से बिगाड़ती भी हैं। कहीं ना कहीं आपका जो एक पंक्चुअलिटीज बनी होती है ना, जो लाइफ में या जो आपके ऑफिस वर्क में कल्चर में, वो कल्चर आपका बिगड़ जाता है वहां से। अच्छा शुभम जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई, काफ़ी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, अब थोड़ा सा हम व्यक्तिगत आपके पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपको मौका मिले कि इन 3 लोगों के साथ आपको डिनर करना है, तो कौन 3 लोगों को चुनेंगे आप? ठीक है सर, लाइक अगर 3 लोगों की मैं बात करता हूँ तो मेरा सबसे पहला डिनर लाइफ का मैं करना चाहूंगा मिस्टर रतन टाटा जी के साथ में। अच्छा, रतन टाटा, ठीक है। सो बिकॉज वो मेरे आइडल थे और मैंने उनको देखते हुए या उनकी जर्नी से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ जी। सो पहला डिनर मैं उनके साथ करना चाहता हूँ। तो लेकिन ये तो आपका सपना मुझे लग रहा है ठीक है। सेकेंड डिनर अगर मैं करना चाहता हूँ, सो आई वांटेड टू डू अ डिनर विद मार्क ज़करबर्ग। अच्छा, मार्क ज़करबर्ग। ठीक है। ज़करबर्ग ने इस पूरी जनरेशन को बेसिकली वो चीज सिखाई जो यहाँ पे लोग सीखने में और कई साल लगाते थे, कि जरूरी नहीं है कॉलेज की डिग्रियां होना। ठीक है, जरूरी नहीं है आप लोगों के पास में गाइडेंस होना, आपका विलिंगनेस और आपकी विल पावर कितनी है किसी काम को करने की, और आप कितनी बार गिर के खड़े होने के लिए रेडी हो। सही बात है। ठीक है, तो वो चीज ज़करबर्ग ने लोगों को सिखाई, तो उसका माइंडसेट। और दूसरी चीज, अगर आप कभी ज़करबर्ग को देखोगे या उसके अभी इंटरव्यूज या उसके बाकी सीरीज देखे होगे आप कभी जब वो लाइव आता है, तो ज़करबर्ग का सबसे बड़ा एक आप क्राइटेरिया देखना, ज़करबर्ग कभी भी अपनी क्लोथिंग जो है उस पर ध्यान नहीं देता ज्यादा। सो इज वेरी सिंपल पर्सन। जब उसका वो क्लोथिंग और बाकी चीजों के ऊपर आता है, वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखता है, बाकी वो हाफ टी शर्ट और डेनिम्स और उसके स्नीकर्स, सो दैट इज समथिंग जो उसका रेगुलर आउटफिट है। वो कहीं मीटिंग्स में जाएगा तो भी ये होएगा, अपने ऑफिस में होएगा तो भी ये होएगा। सिमिलरली आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो कभी भी शो अप नहीं करना पसंद करते हैं इस चीज को। ठीक है। तीसरा अगर मैं किसी के साथ करना चाहूंगा, सो आई वांटेड टू डू इट विद द पर्सन जो अरामको इंटरनेशनल्स का ओनर। अच्छा, ठीक है। अरामको इंटरनेशनल्स बेसिकली पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल ड्रिलिंग प्लांट है।
अच्छा। ठीक है, सो दैट कम्स फ्रॉम सऊदी, और दैट फैमिली इज वर्थ, अगर मैं बात करूँ जो अरामको इंटरनेशनल के ओनर हैं बेसिकली, सो ही इज द किंग ओवर देयर इन सऊदी। अच्छा। वो इकलौती किंगशिप फैमिली है जो वहाँ रूल करती है, जनरेशन बाय जनरेशन वही आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेकेंडरी थिंग, वहां पर जब आती हैं चीजें, सो वो बेसिकली क्या है कि उनका खुद का जो नेटवर्थ की हम बात करते हैं ना, आपने सुना होगा स्टार्टअप वर्ल्ड में कि नेटवर्थ की बहुत सारी बातें होती हैं, तो उनका खुद का जो नेटवर्थ है वो कई कंट्रीज के इकोनॉमीज से ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, सो वो $1 ट्रिलियन की हम बात करते हैं कि इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचेगा, अभी होएगा 2025 के खत्म होने पे, ऐसा होएगा। वो ऑलरेडी 5 ट्रिलियन से ऊपर अपनी नेटवर्थ बैठा हुआ है इंसान, व्यक्तिगत। ठीक है, कंपनीज तो अलग हटा दी जाएंगी। ठीक है, सो हाउ इज ही एबल टू मैनेज थिंग्स अप, और जब एक रेगिस्तान जैसी जगह पे उसने वर्ल्ड का सेफेस्ट जगह बना दिया और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा टेक्निकलिटीज के साथ में इनोवेशंस करके वो चीजें बनी, दुबई बना, सऊदी बना, ये सारी चीजें जब उन्होंने वहां पे डिजाइन करी, तो वो उनकी क्रिएटिविटी जाना चाहता है। आज वहां हर कोई इंसान जाना चाहता है, तो वो उस चीज की क्रिएटिविटी दिखाता है कि वो इंसान किस माइंडसेट के साथ चला होगा, क्योंकि जहां पे कुछ भी नहीं था, रेत का ढेर था, वहां पे ये सारी चीजें आ गई। तो ये 3 लोग आपने अगर मौका मिले तो आप इन 3 लोगों के साथ में डिनर करना चाहेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेकर क्या मानना है, इंटरेस्ट है आपको पॉलिटिक्स में? मेरा पॉलिटिक्स में एज सच कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है सर जी, है ना, मतलब मैं शायद देश के लिए चीजें आपको नेता बना दें, हम मान के चलो प्रधानमंत्री बना दें, क्या करेंगे फिर आप? मैं शायद ये समझता हूँ कि मैं उस पद के लिए ना तो सही व्यक्ति हूँ जी, ना मेरे पास सही स्किल सेट है उस चीज के लिए, क्योंकि नहीं सपोज आपको मौका मिल जाए एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का, तो आप क्या चेंज करेंगे, क्या बदलाव करेंगे? सर जहां तक है ना, मैं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके कार्य कुशलता को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, ठीक है, तो जो उन्होंने अपनी दिनचर्या बना रखी है, मोदी जी की जो दिनचर्या है कि वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना, दिन में 4 घंटे से 5 घंटे की नींद लेना, बाकी पूरे समय काम पे रहना, तो वो चीज कहीं हद तक मैं भी फॉलो करने का कोशिश करता हूँ, बट कभी कभी नहीं भी हो पाता है। पर उनका मैंने कभी वो रेगुलरिटी टूटते हुए नहीं देखी है, लगातार जारी है, वो जारी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कहीं हद तक मैं उस चीज को आगे लेके जा पाऊं। दूसरी चीज ये कि जो काम वो बड़े बड़े देशों में जाके वो ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, या इंडिया का नाम जितना आगे निकाल पा रहे हैं ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जो बाहर के यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे बड़ी चीज, क्यों इंडिया का बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा, बाहर जाके पढ़ेगा, सही बात है। हिंदुस्तान धरोहर हुआ करता था एंशियंट टाइम्स में, जहां पे सारे बड़े यूनिवर्सिटीज बने थे, सारे लोग इंडिया में आके पढ़ना चाहते थे। मैं वही चीज, वही कल्चर यहाँ दोबारा से वापस लेके आना चाहता हूँ। अच्छा, एजुकेशन को लेकर के? एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि 150 करोड़ के बीच में अगर मैं एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाऊंगा और वो एक इम्पैक्ट करेगा, तो वो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करेगा सर। वर्ल्ड के वैसे भी तो हम लोग दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं हर साल, लेकिन वो बाहर चले जाते हैं। तो इंडिया का जो पेइंग पोटेंशियल है, मैं उस चीज को बढ़ाना चाहूंगा। अच्छा, तो सोहम जी, ये तो जैसे आपने बताया व्यक्तिगत इंटरेस्ट की बात हो गई। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि कहा जाता है कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है जी, तो आपके पीछे किसका हाथ है? मेरी सफलता के पीछे अगर मैं फीमेल्स की बात करूंगा, तो लाइक माय मदर इज देयर। अच्छा, माता जी? हाँ, माता श्री का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज बचपन से जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, तो एजुकेशन को लेकर शी इज वेरी मच पंक्चुअल। मतलब सुबह अगर हम लोगों के एग्जाम्स होते थे, सो शी यूज्ड टू वेक अप, सुबह 4 बजे उठना या 3 बजे उठना लेट नाइट, फिर उठ के हम लोगों को पढ़ाना। तो माता जी वर्किंग है, हाउस वाइफ ही है? नहीं, मेरी माता श्री हाउस वाइफ है, बट शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, ठीक है, सो वो 94-95 के टाइम पे शी वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट, हाईली एजुकेटेड वुमेन विद इन द फैमिली। ठीक है, तो उन्होंने पढ़ाई को लेके हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। मतलब पढ़ाई की महत्व तो कहीं ना कहीं वो समझती हैं। बिल्कुल समझती हैं। तो उन्होंने पढ़ाई को भी देखा, दूसरी चीज उन्होंने जिम्मेदारियां जो निभाई, या जब ये एक जॉइंट फैमिली थी जिस समय पे, तो वो जॉइंट फैमिली को उन्होंने कैसे संभाला, तो वही चीज तो आज हम लोग कर रहे हैं, टीम सी तो संभाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो वो सारी चीजें अपने पेरेंट्स से ही सीखी हैं। मतलब बाहर का देखना इतना कोई मैटर ही नहीं करता है कहीं भी। आप जो चीजें अपने घर में सीखेंगे,
या जो अपने आस पड़ोस के वातावरण में सीखते हैं वो आप कहीं बाहर निकल के नहीं हाँ, सीख तो कहीं ना कहीं पाओगे। माता जी पिताजी दोनों का ही बड़ा एक अहम रोल हम मान सकते हैं आपकी लाइफ में जी। बिल्कुल रहा है। अच्छा, तो शुभम जी, चूंकि जैसा कि हमारा ये इंटरव्यू अभी लाइन चल रहा है, हमारा जो पॉडकास्ट चल रहा है, तो एक ऑडियंस ने कमेंट किया है, बड़ा ही प्यारा सा कमेंट किया है कि सर मैं अगर जॉब करना चाहूँ, जॉब ना करना चाहूँ और मुझे भी आपकी तरह अगर बिजनेसमैन बनना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आइडियाज के ऊपर काम करो। जी। ठीक है, आइडियाज क्या होते हैं ना कि हमारे पास आइडियाज 50 है, बट वो 50 आइडियाज में से कितने आइडिया ऐसे हैं या कौन सा आइडिया ऐसा है जो वाकई में एक इम्पैक्ट कर पाएगा, जी। ठीक है, या डाल पाएगा, वो सोचना और उस चीज को ट्राई करना वो बहुत जरूरी है ना। मतलब अगर आज के टाइम पे मान लो जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था तो मैं शायद इसकी बात भी कभी किसी से नहीं करता था अच्छा। कि अब मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ या इस चीज को मैं जी। डेवलप कर रहा हूँ। बट क्या होता है ना कि उस टाइम पे लगता है कि यार नया है, लोग क्या कहेंगे, कैसा कहेंगे, जहां आपको शर्म आना बंद हो जाती है, ठीक है, कि जब मुझे बुरा नहीं लगेगा कि नहीं ये मेरा प्राउड वाली चीज है, मैंने ये चीज बनाई है, मैं 50 लोगों को अपनी चीज के बारे में बता पाऊंगा, तब वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप नए 10 लोगों से बात करोगे वो 10 लोग आपको 10 नई चीजें बताएंगे, उनके माइंडसेट को जब खोदोगे ना तो आपको दिखेगा कि यार मेरी इस चीज में ये कमी रह रही है, सही बात है। तब मैं इसे बढ़ाऊंगा, तब मैं उसे सुधारूंगा चीजों को। तो कुल मिला के ये कि जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप पहले उस चीज को करें, उसके बाद में हो सकता आप बिल्कुल आगे बढ़ो सर। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना वो अपने आप में ही एक बहुत प्राउड वाली चीज होती है, क्योंकि आप उस चीज को बियर करोगे लाइफ टाइम। आप कहोगे सबके सामने कि यार हाँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने वो चीज करी थी, है ना। आप चाहते भी यही हो कि आपके बाद भी लोग उस चीज को बोलेंगे कि हाँ यार उस इंसान ने ये चीज करा। तो जब ऐसा होएगा उसके लिए मेहनत तो लगेगी ना सर। तो मेहनत, कुल मिला के मेहनत करनी बिल्कुल चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना शुभम जी के बारे में, देखा जाना चाहिए, उन्होंने एक कह सकते हैं उद्यमिता के क्षेत्र में एक नया मुकाम अपना बनाया है और यूथ को, खासकर यूथ को लेकर उनका अभी भी मानना है शिक्षा में बदलाव को लेके, जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उसके स्किल डेवलप हो, उसको लेकर के वो काम कर रहे हैं। तो साथियों, एक लंबी बातचीत हुई है, सभी साथियों का इस धैर्यपूर्वक हमारी बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी लाइव जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने लाइव जुड़ करके हमारी इस कन्वर्सेशन को सुना। तो थैंक यू शुभम जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, शानदार लगा, इतनी सारी जानकारी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे जो यूथ हैं, जो ऑडियंस देख रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा देने का काम करेगी। तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धीरज जी। थैंक यू।